बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ जाकिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी एकेडमी। जी एकेडमी में आप सब लोगों का खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही अहम टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर हमने डिस्कस कर ली है। अब हम जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो हम इसी चार्जेस का पूरे सर्किट के अंदर फ्लो डिस्कस करने वाले हैं कि यही चार्जेस जब सर्किट में फ्लो करते हैं तो इनकी खुसूसियात, इनके काम, इनका इफेक्ट्स वो सारे का सारा चेंज हो जाता है। उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। डियर स्टूडेंट्स, ओल्ड डिफिनेशन इसके हम कुछ यूं करते हैं कि इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको शायद अक्सर बुक्स में भी ये देखने को मिले कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन स्टूडेंट्स, आजकल ये डिफिनेशन गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी वायर के अंदर मुकम्मल तौर पर मूव करेंगे तो उस मटेरियल का वजूद खत्म हो जाएगा, उस मटेरियल की जो अपनी साख्त है वो खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक वायर है, छोटी सी इस बात को जरा समझते हैं। इस वायर के अंदर हमारे पास एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ये हमारे पास एटम है, न्यूक्लियस है और पास में इलेक्ट्रॉन फ्लो रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर यही इलेक्ट्रॉन बहना शुरू करेंगे तो इस मटेरियल में से ये जो हमने तार इस्तेमाल की है इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा, आखिरकार इसकी जो अपनी साख्त है ये खत्म हो जाएगी। यानी यूं कहें कि ये तार पिघल कर खत्म हो जाएगी। ऐसा प्रैक्टिकली लाइफ में होता नहीं है, क्योंकि अगर किसी वायर को हम बिजली के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर 10 साल भी इसको हम यूज करते हैं तो वो तार अपनी जगह पर उसी तरह से कायम रहती है, वो तार खत्म नहीं होता, हालांकि वो मुसलसल करंट को पास करवाती है। जब ये डिफिनेशन गलत साबित हो गई तो हमने इसकी न्यू डिफिनेशन क्या की, हमने कहा अकॉर्डिंग टू न्यू डिफिनेशन इट इज द टाइम रेट, it is the time rate of flow of charges through a specific or defined cross sectional area। लीजिए स्टूडेंट, हमारे पास नई डिफिनेशन क्या गई है कि इट इज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इट्स नॉट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पहली बात ये पता चली कि अगर हमारे पास करंट इलेक्ट्रॉन का बहाव नहीं है तो ये किस चीज का बहाव है, इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ स्पेसिफिक और द डिफाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, ये उस एरिया के अंदर में से गुजरेगा जो आप डिफाइन करेंगे, जो आप इसके लिए स्पेसिफाइड करेंगे और आप बताएंगे कि ये खास एरिया है जिसमें से करंट ने गुजरना है। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया? मार्कर के इस साइड आप देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये गोलाई जो आपको नजर आ रही है, इट इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी तरह से अगर हमारे पास एक केबल है, एक तार है और उसको हम काट लेते हैं इस तरह से, काटने के बाद इसका जो फ्रंट साइड बचता है, एक ये साइड और एक इसका ये साइड, इट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये तार का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो एम्पियर कहता है कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितने चार्जेस गुजरेंगे, ख्वाह वो पॉजिटिव हो ख्वाह वो चार्ज हमारे पास नेगेटिव हो, यानी चार्जेस का हमारे पास क्या होगा, बहाव होगा थ्रू अ स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया इन अ टाइम। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास करंट जी। तो ये हमारे पास क्या है, करंट। यानी करंट को हम डिनोट करेंगे आई के साथ। इट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितने चार्जेस खास वक्त के अंदर पास होंगे, इसका ये बहाव, इन चार्जेस का ये गुजरना, इसको हम क्या कहेंगे कि इस तार में से क्या गुजर रहा है, करंट गुजर रहा है। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अगर इनको मैं कुछ यूं कहूंगा
तो हमारे पास कहानी ये बचेगी कि ये हमारे पास है जी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कोई स्पेसिफिक तार है जिसमें से करंट का बहाव हो रहा है जी, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है जी, और हमारे पास इस तरफ जो दौड़ रहे हैं ये हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। इसी तार को हमने कनेक्ट कर दिया है किस चीज के साथ, एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ, एक एक्सटर्नल वोल्टेज के साथ। ये हमारे पास है जी एक्सटर्नल वोल्टेज, ये हमारे पास है जी एक्सटर्नल ईएमएफ। ये दोनों चीजें हम समझेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कि व्हाट इज द वोल्टेज एंड व्हाट इज द ईएमएफ एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड ईएमएफ। तो हमारे पास ये कंडक्टर है। कंडक्टर्स हमारे पास वो चीज होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ये अपने न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं जी, लूजली बाउंडेड होते हैं, लूजली बाउंडेड। अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस है और इसके शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, डेफिनेटली बात है कि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं विद द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये फोर्स कंडक्टर्स जो होते हैं हमारे पास, उसके अंदर इसकी पावर होती है थोड़ी सी कम, और जो हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा हाई फाई फोर्स पाई जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ये मतलब होता है कि वो अपने न्यूक्लियस से थोड़े से आजाद होते हैं बनिस्बत इंसुलेटर्स के। इंसुलेटर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाईली बाउंडेड होते हैं उसके न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस उनको आजादाना हरकत करने नहीं देता। कंडक्टर्स के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि सबब बनते हैं किस चीज का, चार्जेस के बहाव का, जो कि सबब बनते हैं करंट के बहाव का, उसमें से करंट पास हो जाती है। हमारे पास एल्यूमिनियम है, हमारे पास कॉपर है, हमारे पास फिल्म है, लोहे की बनी हुई जितनी भी सारी चीजें हैं ये करंट के बहाव को इलाव करती है, इसमें से करंट गुजरता है। दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसी चीजें हैं जो करंट के बहाव को बिल्कुल भी गुजरने नहीं देती। प्लास्टिक है हमारे पास, सूखी लकड़ी है, खुश्क लकड़ी है हमारे पास, उसमें से करंट बिल्कुल भी नहीं गुजरता, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब एम्पियर ने क्या कहा कि इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ स्पेसिफिक एरिया इन अ टाइम इज कॉल्ड द करंट। और करंट का यूनिट जो है हमारे पास, ये हमारे पास है जी यूनिट ऑफ द करंट इज एम्पियर। एम्पियर को आप डिनोट करेंगे किसी के साथ, कैपिटल ए के साथ, या अगर आप उसका पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो आप उसको स्मॉल ए से स्टार्ट करेंगे। इस तरह भी आप यूनिट लिख सकते हैं एम्पियर का, और इस तरह भी लिख सकते हैं। ज्यादातर जो हम यूज करते हैं उसको, वो हमारे पास होता है कैपिटल ए। अब बिजली के मुताबिक हमारे पास कुछ सवालात हैं कि करंट जो है ये सर्किट में से कैसे फ्लो करता है। मिसाल के तौर पर आप जरा डायग्राम के ऊपर देख लें कि हमारे पास ये एक वायर है, इसके अंदर एक एटम ये है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्लो रिवॉल्व कर रहा है। ये तीन एटम्स हैं इस किसी भी स्पेसिफिक तार के अंदर कि हमारे पास कोई केबल है। यहां से जब हम एनर्जीज को देते हैं, ये हमारा अलग टॉपिक है, एनर्जीज को कैसे दी जाती है, ये हमारे पास लेंज लॉ है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जनरेटर में से करंट कैसे आता है वगैरह वगैरह, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। फिर इस करंट के आने के भी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं क्या, एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। एक हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है जी, और दूसरा हमारे पास होता है डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट। बहरहाल इसके ऊपर मजीद तफसील से बात होगी भी, लेकिन सिर्फ आप इतना समझ लें कि अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास वो करंट होता है जिसकी डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होने का क्या मतलब, हमारे पास ये टू वायर्स हैं, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। समटाइम्स यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां पर नेगेटिव। कुछ टाइम गुजरने के बाद ये वाला साइन इधर चला जाएगा और ये इधर चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस तो ये माइनस प्लस, अगेन प्लस माइनस होगा, अगेन माइनस प्लस होगा। जैसे जनरेटर का आर्मेचर घूमता है, साथ साथ में इसके अंदर भी करंट चेंज होता है। ये करंट हमारे पास जितने घरों में हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, या हाई वोल्टेज, हाई पावर जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। लो वोल्टेज के ऊपर जो करंट हम यूज करते हैं वो हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट, आपके पास दो वायर्स हैं,
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इसी तरह से फ्लो करते रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। जैसे हमारे बैटरी के सेल का करंट हो गया जी, गाड़ियों की बैटरियों का करंट हो गया है, ये ऐसे करंट है हमारे पास कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती। दे हैव द स्मूथली वन डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्ट्स टू द एंड, इसके एक डायरेक्शन पाया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट को हम साइनसोइडल कर्व इसको कहते हैं, या वेव शक्ल होती है इसकी, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। और डायरेक्ट करंट को हम सीधी लाइन से इस तरह से डिनोट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे यहां पर जब हम एनर्जी देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते इसके साथ टकराता है, वो एनर्जी इसको शिफ्ट हो जाती है, इस तरह इसको शिफ्ट हो जाती है और आगे हमारे जितने भी हमने अप्लायंसेस लगाए होते हैं ये एनर्जी इसमें से गुजरकर अप्लायंसेस तक पहुंच जाती है। अप्लायंसेस अगर हमारे पास लाइट कन्वर्टर है तो वो इस एनर्जी को रोशनी में तब्दील कर देता है, अगर वो हीट कन्वर्टर है तो वो हीट में कन्वर्ट कर देता है, अगर वो मैकेनिकल कन्वर्टर है तो वो मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमारे पास होती है मोटर, तो मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, बल्ब लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास हीटर जो होते हैं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह डिफरेंस आगे जितने भी अप्लायंसेस लगे होते हैं ये सारी कन्वर्जेबल एनर्जी होती है और ये उसको कन्वर्ट कर देती है। इट इज द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द सर्किट। अब हमें करंट की क्यों लगता है या कैसे लगता है, उसकी वजह ये होती है कि हम लोग जब एक ही वक्त में पॉजिटिव नेगेटिव वायर को टच करते हैं, यानी ये कोई बिजली का वायर है जिसके अंदर प्लस चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और हम जमीन के ऊपर खड़े हैं जिसके अंदर क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। गलती के साथ अगर हमारा हाथ इस वायर के साथ टच होगा तो ये चार्जेस हमारे बॉडी में से क्रॉस हो जाएंगे, यानी हमारे अंदर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यूं इस करंट की डायरेक्शन हो जाएगी जी। हम भी इस सर्किट के अंदर एज अ वायर इस्तेमाल हो जाएंगे, एक तार की तरह ये हम इस्तेमाल करेगा और चार्जेस हमारे बॉडी से गुजरना शुरू हो जाएंगे। हमारे खून के अंदर पानी पाया जाता है, चार्जेस पाए जाते हैं, तो उन चार्जेस का बहाव हमारे सिर्फ और सिर्फ टांगों की तरफ हो जाएगा, तो हमारे सर दिमाग ऊपर बॉडी को खून नहीं मिलता और खून की डायरेक्शन सिर्फ एक ही हो जाती है, जिसकी वजह से हम अनबैलेंस फील करते हैं और काफी टाइम तक अगर किसी बंदे को करंट लगता रहा मुसलसल तो उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी उसके जिस्म के हर हिस्से को मुनासिब मिकदार से नहीं मिल रही होती। किसी बंदे को अगर शॉक लग जाता है तो आपने उसको हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना, क्योंकि आपको भी करंट लग जाएगा। आप भी जमीन पर खड़े होंगे, आपने खुश्क लकड़ी लेकर उसको तार से अलग करना है या उसके हाथ पर आहिस्ता से मारना है ताकि उसका हाथ डिस्कनेक्ट हो जाए इलेक्ट्रिक करंट से। उसके बाद उस बंदे को उसके गिर्द नहीं जमा होना, ठीक है जी, उसके लिए खुली हवा छोड़नी है, मुंह के जरिए उसको हवा देनी है और फौरन उसको उठाकर जो है वो यहां से नीचे उसको जमीन में दफनाना है, ताकि उसके बॉडी में जितने चार्जेस जमा हो गए हैं ताकि वो चार्जेस उसके क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, जमीन वो चार्जेस उससे वापस ले ले ताकि उसकी बॉडी का ब्लड प्रेशर जो है वो जितना जल्दी हो सके वो नॉर्मल हो जाए। ऐसे बंदे का अगर आप फौरन नब्ज चेक करेंगे तो उसका नब्ज भी शायद आपको चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, महसूस नहीं होगा, तो आप उसने फौरन उसको मुर्दा नहीं डिक्लेयर करना, क्योंकि सारे चार्जेस उसके बॉडी के नीचे पोर्शन की तरफ होते हैं, तो खून भी सारा नीचे बह रहा होता है। हो सकता है कि उसकी नब्ज उस वक्त काम न कर रही हो, थोड़ी देर उसको जमीन के अंदर दफनाना है, इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाएगा। एहतियात करनी है, जब भी किसी वायर को टच करना है तो किसी इंसुलेटर के ऊपर खड़ा होना है, कोई टेबल है हमारे पास, कोई सीढ़ी है, कोई ऐसी चीज, और एक ही वक्त में एक ही वायर को टच करना है। दोनों आप टच करेंगे आपके बॉडी में से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा और यह चीज आपको नुकसान देगी। दस्ताने पहनने हैं या इंसुलेटर का इस्तेमाल करना है ताकि आप जितना हो सके वायर से आप दूर रहें। परिंदों को क्यों नहीं करंट लगता, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं। परिंदों को करंट इसलिए नहीं लगता कि वो दोनों चार्जेस में से एक ही जो है वो पोटेंशियल के ऊपर बैठे हुए होते हैं, या पॉजिटिव वायर के ऊपर या नेगेटिव के ऊपर। तो आप भी जाकर किसी एक वायर के ऊपर बैठ जाए, आपको भी करंट नहीं लगेगा। दोनों के दरमियान में जब आप सर्किट को कंप्लीट करेंगे तब आप में से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। परिंदा अगर दोनों तारों को टच करेगा तो उसके बॉडी में से भी करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। हमारे अक्सर लोग कहते हैं कि परिंदों के पाँव में खून नहीं होता इसीलिए उसको करंट नहीं लगता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिंदों के पाँव में खून भी होता है, उनके पाँव बढ़ते भी है और उनके पाँव जिंदा भी होते हैं, लेकिन वो एक ही वक्त में एक ही पोटेंशियल के ऊपर बैठे होते हैं, इसलिए उसके बॉडी में सर्किट कंप्लीट नहीं होता। आप भी एक ही वक्त में एक तार को टच करें, दूसरे तार से दूर रहें, दूसरे पोटेंशियल से दूर रहें, तो आपकी बॉडी में से भी करंट नहीं गुजरेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये सारी बातें हमारे पास किस चीज के बारे में है, इलेक्ट्रिक करंट, कि हमारे पास करंट क्या होता है, सर्किट में से कैसे बहता है, ठीक है जी, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है
और हम कौन कौन सी एहतियाती तदबीर करके इससे अपने आप को बचा सकते हैं। स्टेशनरी चार्जेस के ऊपर हमने बात की थी कि वो किसी सोर्स के अंदर स्टोर होती है, जैसे बैटरी के अंदर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट ये हमारे पास हर वक्त सर्किट में से फ्लो करता रहता है। और जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है ये अनस्टोरेबल है, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। बात को गौर से सुने, अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते, अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ये हम बाद में पढ़ेंगे इसको कि अल्टरनेटिव करंट को हम डायरेक्ट क्यों नहीं स्टोर कर सकते। क्योंकि एक सर्किल इसका जाता है तो ये स्टोर हो जाता है, जब दूसरा साइकिल आता है तो उसको डिस्चार्ज कर लेता है। तो बैटरी के अंदर इसका डायरेक्ट स्टोरेज जो है वो नामुमकिन है। अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में कन्वर्टेबल है, यानी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जहां पर आप अल्टरनेटिव करंट को बनाएंगे फिर उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके उसको बैटरी के अंदर या सेलों के अंदर स्टोर करेंगे। दोबारा अगर आपको जरूरत हो पड़ी तो आप डीसी करंट को डायरेक्ट एसी में कन्वर्ट करके उसको यूज भी कर सकते हैं। दूर दराज इलाके को जब करंट को बेचना हो तो डायरेक्ट करंट नहीं पहुंचता, उसका वोल्टेज कम होता है, उसकी एनर्जी कम होती है, उसका पावर कम होता है, तो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके दूसरे इलाके को ट्रांसफर करते हैं। और जब हमने कहीं स्टोर करना हो तो उसको डायरेक्ट करंट में हम दोबारा कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सारे बातें थी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। जी तो स्टूडेंट्स, एम्पियर लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। एक बंदा आपसे पूछता है कि हमारे पास एक ट्रक है जिसके अंदर बैटरीज लगी हुई है और वो हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस करती है वो हमारे पास है 720 एम्पियर, और जितने टाइम में वो प्रोड्यूस करती है वो टाइम हमारे पास है 4 सेकंड। वो आपसे पूछ रहा है कि आप मालूम करें कि कितने चार्जेस इस दौरान सर्किट में से पास हो रहे हैं। तो हमारे पास चार्जेस क्यों कितने होंगे ये हमने मालूम करने हैं। अब हमने इस्तेमाल करना है जी बाय यूजिंग एम्पियर लॉ। तो एम्पियर लॉ हमें क्या कहता है कि I इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा T। तो हमने Q मालूम करना है, तो इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो T तरफ चला जाएगा, हमारे पास Q बराबर हो जाएगा I मल्टीप्लाई बाय T। चार्जेस हमारे पास बराबर हो जाएंगे, करंट कितना है जी 720 और टाइम हमारे पास गुजर रहा है 4 सेकंड। तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 2880 कूलम का चार्जेस। ये उस सर्किट में से गुजर रहा है जो ट्रक के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास ये बंदा आपसे इसके बजाय थोड़ा सा यूं पूछ ले कि आप करंट मालूम करें कितना करंट गुजरेगा, और अगर हमारे पास चार्जेस कितने हैं 2880 कूलम के बराबर है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी I इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा T। करंट हमारे पास बराबर हो जाएगा 2880 डिवाइड बाय 4, और अगर आप इसको आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 720 एम्पियर। ठीक है जी। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए अगर आपको कोई सी दो क्वांटिटी का पता हो तो तीसरी क्वांटिटी आप उससे डिराइव कर सकते हैं। आपको एम्पियर टाइम का पता है तो आप चार्ज निकाल सकते हैं, चार्ज टाइम का पता है तो एम्पियर निकाल सकते हैं, एम्पियर और चार्जेस का पता है तो आप उसका टाइम जो है वो वहां से निकाल सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था करंट के बारे में, और उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल किया। तो आपके पास अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुश रहें, खुशियां बांटें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।